नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मित्रों, अब तक हमने राष्ट्रीय आय और उत्पाद ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वाली क्लास में हमने कुछ प्रश्नों को आपसे डिस्कस किया था, तो आज हम लोग अपनी नई क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। मनी को हिंदी में मुद्रा कहा जाता है, बैंकिंग को एज इट इज बैंकिंग ही कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस में भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए इसे बहुत अच्छे ढंग से करने की आवश्यकता है ताकि इसके जो भी पहलू हैं हमको ढंग से समझ में आए और हम परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व कर पाने में सक्षम हो। तो आज हम बेसिक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ छोटे छोटे शब्दावलियां हैं तो उनको भी पढ़ेंगे ताकि आपको उससे इंटरेस्ट पैदा हो, और अगर भाई साहब इंटरेस्ट पैदा हो गया तो फिर क्या ही कहना है। तो आइए, सबसे पहली शब्दावली वो हम लोग जानते हैं बैंक के बारे में। बैंक क्या चीज है? देखिए, बैंक की परिभाषा उम्मीद है कि आप में से अधिकतर लोगों को पता होगी। आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि यह पैसा जमा करने वाली संस्था है। पैसा जमा करने वाली संस्था है और ऋण देने वाली संस्था है। पैसा जमा करने वाली संस्था और ऋण देने वाली संस्था। तो अब थोड़ा सा अगर प्रिसाइज शब्दों में कहा जाए तो आम परिभाषा के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वह संस्था जो पैसा जमा करती है और ऋण देती है उसे ही क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। थोड़ा और अच्छे शब्दों में अगर इसको पिरोया जाए तो हम इसको कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाएं जो जनता से जमाएं अर्थात डिपॉजिट्स जुटाती हैं और उससे ऋण अंग्रेजी में वर्ड होता है इसके लिए डेट, DEBT, बी साइलेंट है, सही प्रोनाउंसिएशन इसका डेट है। डेट बांटने का काम करती हैं। लोन भी आप कह सकते हैं, लोन बांटने का कार्य करती हैं। क्या कहलाती हैं? बैंक कहलाती हैं। तो ये इसकी परिभाषा है बैंक, ठीक है। जैसे प्रमुख बैंकों के नाम आप जानते ही, SBI हो गया, BOB हो गया, आपका HDFC हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया। ये सब हमारे बैंकों के नाम हैं, खासतौर से प्रमुख बैंक अब हमारे पास यही हैं। अब एक चीज होता है जिससे लोग प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कुछ शब्द अगर उनको लिखा मिलता है इस तरीके से, नाबार्ड बैंक, ये नाबार्ड बैंक, तो इसको भी लोग बैंक ही समझ लेते हैं। वास्तव में ये बैंक नहीं है, इनको वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। बात क्लियर हुई? ये बैंक शब्द भले ही इनके आगे लगा हो लेकिन ये बैंक नहीं होते हैं। जैसे ये नाबार्ड बैंक और बहुत सारे बैंक हैं। आपका मुद्रा बैंक हो गया, इसी क्रम में मुद्रा बैंक, NHB, सिडबी बैंक का नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, सिडबी बैंक, और उसके बाद आपका IRFC होता है एक। तो ये सब बैंक नहीं है, ये सब वित्तीय संस्थाएं हैं। दोनों में अंतर क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। बैंक के बारे में हमने आपको बताया कि बैंक जो होता है वो डिपॉजिट्स जुटाता है और लोगों को ऋण देता है, जबकि ये केवल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो केवल और केवल ऋण बांटने का काम करते हैं। यानी डिपॉजिट्स जुटाने का अधिकार इनके पास नहीं होता है। बात क्लियर हुई? जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो जमाएं नहीं जुटाती हैं, ये केवल क्या काम करती हैं? ऋण बांटने का काम करती हैं। और आपको बताएं कि बैंक देखते होंगे आप कि आपके पिताजी के पास या आप लोगों के पास ही हो सकता है, बैंकों का चेक होता है, अर्थात बैंक चेक जारी करता है, जबकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो चेक नहीं जारी करते हैं। तो बात क्लियर हो गई आपको? इन जो संस्थाएं हैं अर्थात वित्तीय संस्थाएं जो हैं, इनका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ाना है। इनकी स्थापना ही इसलिए हुई है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले, इसलिए इन्हें डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। डेवलपमेंट बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और किस नाम से जाना जाता है? डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हुई? और एक बात आप समझिए, दोनों में एक अंतर और मैं आपको बताता हूं
कि बैंक केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होते हैं। बैंक किसके द्वारा अनुमोदित होते हैं? केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। जबकि राज्य सरकारें भी चाहें तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का निर्माण कर सकती हैं। तो ये चीज हो गई आपकी। एक तो हमने आपको बैंक के बारे में बता दिया, दूसरा हमने आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बता दिया। तो मुझे उम्मीद है अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाबार्ड बैंक, मुद्रा बैंक, ये सब अगर आप देखेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये जो चीजें हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बैंक नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक फैक्ट्स बता देना चाहता हूं, वैसे किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दुनिया का जो पहला बैंक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक, दुनिया का पहला बैंक मेडिची है। मेडिची बैंक को दुनिया का पहला बैंक कहा जाता है। ये 1397 में इटली में स्थापित किया गया था। इटली में स्थापित किया गया था। जबकि भारत का पहला बैंक बैंक्स ऑफ हिंदुस्तान है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया है। ये चीजें। अब हम अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द हम जो लोग देखने वाले हैं वो है वित्त। तो वित्त क्या है, आइए इस पर नजर डालते हैं। वित्त की परिभाषा होती है मुद्रा के अधिकार को वित्त कहा जाता है। मुद्रा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। मनी। और इसमें कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे आपका सिक्का हो गया, करेंसी हो गया। सिक्के आप जानते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के। करेंसी जो नोट्स होते हैं आपके, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, इस तरीके से इनको करेंसी कहा जाता है। और बॉन्ड। बात क्लियर हो गई आपको? अभी इतना समझते हैं, बाकी तो इसे पढ़ना ही है क्योंकि टॉपिक ही यही है, मनी एंड बैंकिंग के बारे में। आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि होता क्या है वित्त वगैरह। अब आइए अगले शब्द पर मूव करते हैं। अगला शब्द है हमारा बारोइंग। हिंदी में कहते हैं उधार लेना। अब उधार लेने का जनरल मतलब वो नहीं है जो आप लोग ले लेते हैं, ठीक है। मुद्रा को खरीदना। किसको खरीदना? मुद्रा को खरीदना बारोइंग कहलाता है, यानी उधार लेना कहलाता है। ठीक। अगला शब्द है इसी से मिलता जुलता, वो है आपका लैंडिंग। इसको हिंदी में कहते हैं ऋण देना। इसकी क्या परिभाषा है? मुद्रा को खरीदना बोरोइंग है और लैंडिंग सिर्फ इसी का उल्टा हो जाएगा, मुद्रा को बेचना। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, इसी तरीके से पैसा भी बिकता है। ऋण देना कहलाता है, मुद्रा को बेचना ऋण देना कहलाता है। अब क्लियर हुई आपको? इस दुनिया में सब कुछ बिकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप 20 लाख की कोई कार लेने वाले हैं। अब आपके पास 10 ही लाख रुपए हैं, तो आप 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? बैंक से लेके आएंगे। तो आप ला तो रहे पैसे ही, फिर वो पैसा ले जाके आप किसी शोरूम वाले को देंगे, वो फिर आपको कार दे देगा। तो ये चीज है। अगली चीज आप सुनते होंगे, एक चीज है इंटरेस्ट, ब्याज। इंटरेस्ट अर्थात ब्याज। ये क्या है? जिस कीमत पर मुद्रा को खरीदा जाता है, जिस कीमत पर मुद्रा को खरीदा या बेचा जाता है, दोनों कह सकते हैं, खरीदा या बेचा जाता है, उसे ब्याज कहते हैं। अब ये सब बेसिक शब्दावलियां हैं। अब ये नहीं है कि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई पूछ ले भैया ब्याज क्या है, तो गोल मटोल आंसर देने लगे, अरे वही जो बैंक लेता है 2%, 4% या हमको देता है। तो ये इस तरीके की परिभाषा बताना वो थोड़ा सा कम सही है, उसकी अपेक्षा आपसे नहीं की जा सकती है। ठीक है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी स्थिति मयूर जैसी नहीं होनी चाहिए। मयूर
की स्थिति से क्या अभिप्राय है? मयूर की स्थिति से अभिप्राय यह है कि मयूर जब कभी कभी अपने पंख खोलकर नाचता है और उसकी नजर जब अपने पैर पर पड़ जाती है तो बहुत उदास हो जाता है। उदास किस लिए हो जाता है? क्योंकि वो सोचता है कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया है, लेकिन अगर थोड़ा सा पैर भी मेरे सुंदर कर दिए होते तो क्या कहने थे। ये चीजें हैं। तो इसलिए मयूर वाली स्थिति से हमको नहीं, मयूर वाली स्थिति होने से हमको बचना है। मयूर वाली स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ये इतनी बातें हो गई। अब आइए समझते हैं अगली बात, बैंकों के प्रकार। बैंकों के प्रकार, बैंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो यहां पे देखिए, पहले थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं हम लोग कि बैंकों के क्या क्या प्रकार हैं। बैंक वैसे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है आपका अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है इसको। दूसरा होता है गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। अब ये अनुसूचित बैंक क्या है? अभी इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा और आगे बनाएंगे, पहले अनुसूचित बैंक समझ लीजिए। अनुसूचित बैंक वह बैंक, वह बैंक जो आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी सूची, दूसरी सूची, आरबीआई की दो सूचियां हैं, सेकंड लिस्ट में शामिल होते हैं, सेकंड लिस्ट में शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। कौन से बैंक कहलाते हैं? शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। बात क्लियर हुई? हमने आपसे कहा कि आरबीआई एक्ट 1934 में दो सूचियां हैं। एक तो पहली सूची है, पहली सूची में क्या है कि पहली सूची में आरबीआई का संविधान है, पहली सूची में आरबीआई का संविधान है कि बैंकों को कैसे चलाया जाए और जो गाइडलाइन जारी की जाती है वो सारी बातें इसमें आपकी लिखी हुई हैं। पहली सूची में आरबीआई का संविधान है। तो हमने आपसे कहा कि जो सेकंड लिस्ट में है उनको ही क्या कहा जाता है? उनको ही अनुसूचित बैंक कहा जाता है। बात क्लियर हुई? दूसरी सूची में जो शामिल है वही हमारे क्या है? शेड्यूल्ड बैंक है। पहली सूची में आरबीआई का संविधान है, दूसरी में क्या है? लिस्ट ऑफ बैंक है, दूसरी में लिस्ट ऑफ बैंक है। ये बात हो गई। अब अगली बात हमने आपको बताई, थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो इसमें एक है गैर अनुसूचित बैंक, तो ये इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जस्ट उल्टा होने का क्या मतलब हो गया कि जो दूसरी सूची में शामिल नहीं होते हैं गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे आपके शहरी बैंक हो गए, भूमि बैंक हो गए, स्थानीय बैंक हो गए, तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे? गैर अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। वापस आते हैं फिगर की तरफ। तो ये अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक की बात हो गई। अनुसूचित बैंक को आगे और क्लासिफाई किया गया है। देखिए, अनुसूचित बैंक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका घरेलू बैंक, घरेलू बैंक, डोमेस्टिक बैंक इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और दूसरा होता है आपका विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। अब ये विदेशी बैंक क्या है और घरेलू बैंक क्या है, इसको समझते हैं। तो घरेलू बैंक ऐसे शेड्यूल्ड बैंक, क्योंकि ये अनुसूचित बैंक का ही हिस्सा है, तो परिभाषा इस तरीके से देंगे, ऐसे शेड्यूल्ड बैंक जिनमें 50%, जिनमें 50% के अधिक शेयर या 50% से अधिक के शेयर भारतीय नागरिकों एवं भारतीय संस्थाओं के पास होते हैं, वो क्या कहलाता है? घरेलू बैंक कहलाता है। घरेलू बैंक को भी दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। अब ये दो प्रकार इसमें कौन कौन से हैं? एक तो होता है सरकारी बैंक, सरकारी बैंक, सरकारी बैंक, पब्लिक बैंक, और दूसरा होता है आपका प्राइवेट बैंक, निजी बैंक। तो घरेलू बैंक में सरकारी बैंक और निजी बैंक दोनों शामिल हो जाएंगे। ठीक है। घरेलू बैंक की परिभाषा में हमने आपको बताया कि ऐसे शेड्यूल्ड बैंक जिनमें 50% से अधिक के शेयर भारतीय नागरिकों एवं भारतीय संस्थाओं के पास होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? घरेलू बैंक कहलाते हैं। तो विदेशी बैंक में इसी का उल्टा हो जाएगा, इनमें 50% से अधिक के शेयर भारतीय नागरिकों के पास ना होकर विदेशी नागरिकों के पास होते हैं। ठीक है, तो ये विदेशी बैंक हो गए। अब ध्यान दीजिए कि घरेलू बैंक के दो प्रकार हैं, सरकारी बैंक, निजी बैंक। सरकारी बैंक क्या है? सरकारी बैंक जिनमें 50% से अधिक के शेयर राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ध्यान रखिएगा,
इसमें सरकारी बैंक में जो 50% से अधिक के शेयर है ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से होते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से होते हैं। ठीक है, वर्तमान में जैसे अभी राष्ट्रपति हैं माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, तो ये उनके नाम से है, और कुछ दिनों बाद द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी जब राष्ट्रपति, तो उनके नाम से हो जाएंगे। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू जी वो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं, संथाल जनजाति से आती हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा एवं सकारात्मक कदम है। पहली बात तो विमेन एम्पावरमेंट के नज़र से, और दूसरी बात ये कही जा सकती है कि जो आदिवासी भाई बहनें हैं हमारे, उनको मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिल सकता है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संथाल जनजाति किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, आपको ये आंसर देना है। अब देखिए, सरकारी बैंक भी दो प्रकार के होते हैं। सरकारी बैंक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इसको थोड़ा सा और इरेज कर देता हूं। सरकारी बैंक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिसको कहा जाता है राष्ट्रीयकृत बैंक, और दूसरा गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। एक है राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा है गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है कि जिनको सरकार ने कानून बनाकर उन पर अपना हक ले लिया है, अर्थात कानून बनाकर सरकार ने अपने स्वामित्व में ले लिया है, उसे ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन आपने सुना होगा कि माननीय जो हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा किया गया था। 19 जुलाई 1969 को उन्होंने एक अध्यादेश जारी करके 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था। ठीक है, ये अध्यादेश जारी करके किया गया था, संसद में कानून नहीं बनाया गया था। सरकार भाई जो अध्यादेश है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, फिर उसको बढ़ाती चली जाती है। आप सब ये पॉलिटी में पढ़ेंगे अध्यादेश क्या होता है, मुझसे मत पूछिएगा। हो सकता है शुभम सर ने आपको पढ़ाया हो या बाद में पढ़ाएंगे। बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, पहले क्या होता था कि बड़े बड़े कारपोरेट घराने इन बैंकों को चलाते थे। तो आप जानते हैं कि जैसे हमने बताया है, प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया था। अब ये जो सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात आप जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी निहित है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि इंदिरा जी का ये फैसला राजनीतिक लाभ लेने के लिए था, उसके बाद उनको बहुत जबरदस्त मेजॉरिटी मिली है। खैर, तो ये बात हो गई हमारी राष्ट्रीयकृत बैंक, अर्थात सरकार कानून बनाकर अध्यादेश जारी करके बैंकों का नेशनलाइजेशन कर सकती है। हालांकि अब तो नहीं होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी चीज का नेशनलाइजेशन कर देना। गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, तो ये बैंक जो है इनको सरकार ने छीना नहीं, कानून बनाकर अपने में अपने स्वामित्व में नहीं लिया, ये अपने आप भारत सरकार के अंडर आ गए। जैसे क्या हुआ कि जब हम लोगों ने अंग्रेजों को मार के भगाया यहाँ से, तो उनके अधिकार में जो बैंक थे वो ऑटोमेटिक उस पर अधिकार किसका हो गया? भारत सरकार का हो गया। तो वो चीज है गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। और जो ब्रिटिश रियासतें थी, तमाम भारतीय रियासतें थी, तो वो भी बैंकों को चला रही थी, तो उनके बैंक यहाँ पे आ गए, शामिल हो गए। भारत सरकार की स्थापना, भारत सरकार ने उन पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये चीज है गैर राष्ट्रीयकृत बैंक के बारे में। अब आइए कुछ तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। जैसे अब आपसे अगर कोई पूछे कि सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सरकारी बैंकों की संख्या है 12। ठीक है, पहले ये 20 हुआ करती थी तकरीबन। 8 बैंकों को मर्ज कर दिया गया। अभी हाल ही में 2020-21 के दौरान आपने सुना होगा कि 8 बैंकों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज होने वाले बैंकों के नाम, जैसे एक था आपका देना बैंक, इसको मर्ज कर दिया गया। विजया बैंक, विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। सिंडिकेट बैंक था एक, सिंडिकेट बैंक। ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ऑफ कॉमर्स। आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक।
इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। कॉरपोरेशन बैंक, कितने हो गए भाई? 8 हो गए क्या? 1 2 3। बैंक ऑफ इंडिया ना, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहेंगे तो। सिंडिकेट बैंक 4, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 5, आंध्रा बैंक 6, 7, 8। हाँ, अब किसका किसमें विलय हुआ है ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही इसको जानने की आवश्यकता है। यूपीएससी ये सब नहीं पूछती है, हालांकि ये भी नहीं पूछेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि ये 8 बैंक थे जिनका विलय कर दिया गया है। अब किसका किसमें विलय हुआ है आप चाहें तो वो खुद से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं उस पर। तो हमने देख लिया पहले कि जो हमारा बैंक है उसकी परिभाषा क्या है, और बैंक तथा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या अंतर है। वापस आते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमने देखा है। तो हाँ देखिए, मनी एंड बैंकिंग, उसके बाद फिर हमने देखा कि बैंक क्या है, उसके बाद फिर हमने देखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, उसके बाद फिर हमने ये बताया आपको कि दुनिया का पहला बैंक मेडिची बैंक है जो 1397 में इटली में स्थापित हुआ है, और भारत का प्रथम बैंक है वो आपका बैंक्स ऑफ हिंदुस्तान है। फिर अगली चीज हमने देखी वित्त क्या है। वित्त के बाद हमने अगली टर्मिनोलॉजी देखी बारोइंग, फिर लैंडिंग, फिर उसके बाद इंटरेस्ट के बारे में जान लिया हमने, और फिर हमने आपको ये बता दिया कि बैंकों के प्रकार। तो बैंकों के प्रकार में अनुसूचित बैंक हो गए, गैर अनुसूचित बैंक हो गए हमारे। यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं, अनुसूचित बैंक क्या है, गैर अनुसूचित बैंक क्या है, घरेलू बैंक क्या है, विदेशी बैंक क्या है। हाँ, तो इतनी बात हो गई। अब आइए नजर डालते हैं निजी बैंक पर। हमने आपको सरकारी बैंक की संख्या बताई, तो वो है 12, पहले हमारी 20 हुआ करते थे। निजी बैंकों की संख्या जो है वो हमारे यहाँ अभी 22 है। ठीक, तो 22 ये 12 ये। अब अगर कोई कहे घरेलू बैंक कितने हैं, तो 22 12 आप ऐड कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे, 34। विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है, तो ये है 46। 46 विदेशी बैंक है हमारे पास। जैसे आपने सुना होगा सिटी बैंक, कहीं देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, सिटी बैंक हो गया, S&C हो गया, तो ये सब क्या है, विदेशी बैंक है, क्योंकि इनमें 50% से अधिक के शेयर विदेशी नागरिकों के पास है। आप खाता हो तो खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भागेंगे नहीं ये लोग। ठीक, WTO के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे फिलहाल कानूनी तौर पर, बाकी तो बेईमानी कोई भी कर सकता है। तो 34 46, अगर अनुसूचित बैंक आपसे कोई पूछ रहा है तो मोटा मोटा ये फिर हो गया 34 6 50, सॉरी 34 6 40 40 80। अनुसूचित बैंकों की संख्या लगभग कितनी है, 80 है। गैर अनुसूचित बैंक हमने आपको बता दिया कि जो दूसरी सूची में शामिल नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और बहुत सारे शहरी बैंक और स्थानीय बैंक है जिनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। इनकी संख्या हजारों में, ठीक है, 1000 से अधिक ही होंगे। तो आज की क्लास में मित्रों हम लोग इतना ही देखते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेंगे। आप सभी लोगों का फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।